जम्मू कश्मीर में चुनाव 10 साल बाद होने जा रहे हैं। राजनीति अपनी खूब उबाल पर है। केंद्र सियासत कर रहा है, दूसरी तरफ जो वहां के राजनीतिक दल हैं वो भी अपने अपने मोहरे हर जगह फिट कर रहे हैं। अगर हम इतिहास को छोड़ भी दें कि उस इलाके ने 1987 के बाद क्या क्या झेला, अगर हम इसी सदी की बात करें तो तब भी हम ये कह सकते हैं कि उस इलाके ने अपने हिस्से का आतंक, अपने हिस्से की बर्बादी, खून खराबा कुछ ज़्यादा ही देखा है अगर हम उसको कंपेयर करें बाकी देश में जो हालात रहे। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम चर्चा करेंगे उस घटना की जिसका सीधा सीधा रिश्ता था कश्मीर घाटी से, यानी IC-814 हाईजैकिंग, जिसे हम कांधार हाईजैकिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या रिश्ता था उसका कश्मीर घाटी से, क्योंकि उसका जिक्र अभी भी जो है वहाँ के सियासी गलियारों में होता है, पुलिस की फाइलों में होता है। यही नहीं, राजनीतिक दल जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए भी इस IC-81 या IC-814 यानी कांधार हाईजैकिंग का जिक्र जो है वो करते रहते हैं। दरअसल हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब हाईजैकिंग हुई 1999 में हुई थी, लेकिन हम थोड़ा सा उससे भी पीछे जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ये कहानी 17 अप्रैल 1999 से, जब वाजपेयी सरकार सिर्फ एक वोट से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हार गई थी, अपना मत हार गई थी और वो गिर गई थी। उसके बाद कारगिल वॉर जो है वो 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक लड़ी गई, जिसमें हमने अपने कई जवान जो हैं खोए। भारत को विजय प्राप्त हुई, लेकिन काफ़ी जो यहाँ पे हमारे जो शहीद हैं वो काफ़ी हुए थे हमारी फ़ौज में से। इसके बाद दोबारा से जो चुनाव हुए थे 5 सितंबर और अक्टूबर 3 1999 के बीच में, दोबारा से वाजपेयी सरकार जो है उसने सत्ता हासिल की। विजय दिवस के उसने कारगिल को एक बात बनाई कि इसके बिना पर उसने सत्ता जो है वो हासिल की, कि किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो ये एक इतिहास है। ये सब चल रहा था, तभी 24 दिसंबर 1999 को खबर आई कि एक विमान जो काठमांडू से उड़ा था दिल्ली तक आने के लिए, जिसका नाम था IC-814, जिसके नाम से वो मशहूर हुआ है, वो हाईजैक कर लिया गया है। और 5 किडनैपर्स ने उसे हाईजैक किया था जो हरकतुल मुजाहिदीन के थे। तो जिन आतंकियों ने उसे हाईजैक किया था उनका तो रिश्ता था ही कश्मीर के साथ, जिन लोगों की रिहाई हुई उनका भी एक रिश्ता था कश्मीर के साथ, और ये सब हम आज चर्चा नीता के रडार में करेंगे। दरअसल मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 1999 में मैंने अपनी रिपोर्टिंग जो है वो शुरू की थी, और ये एक बड़ा असाइनमेंट था जो मुझे मिला था। तब मैं एक न्यूज़पेपर में काम करती थी और बहुत करीबी से इस मामले को 1999 हाईजैक को मैंने बहुत करीबी तरीके से जो है वो फॉलो किया था। तब मैं कोर्ट कवर करती थी, पटियाला हाउस कोर्ट में एक कब रिपोर्टर थी। तो क्या क्या वहाँ पर जो हैं लीगल दांव पेच खेले गए थे लोगों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि जब भारत ने अपने 3 मोस्ट वांटेड आतंकियों को छोड़ा था तो उनमें से एक की रिहाई जो है वो यहाँ से हुई थी। तो वो सभी दांव पेच जो हैं वो मैंने अपने आंखों से देखे थे और उन सबको मैंने कवर किया था। तो उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं आज उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे नीता के रडार पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किडनैपर्स की। जो किडनैपर्स थे उनका नाम था इब्राहिम अतहर, जो भावलपुर का रहने वाला था, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी और जहूर मिस्त्री। ये तीनों आतंकी जो थे ये कराची के रहने वाले थे, और जो तीसरा था शकीर, वो भी पाकिस्तान का बताया जाता था। इन सब के कोड नेम्स थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और साथ में भोला। ये आपस में एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते थे। अब हम ज़रा इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। 24 दिसंबर 4 बजे, शाम के 4 बजे ये जो विमान था काठमांडू से उड़ा। 4:39 पर इंडियन एयर स्पेस में वो घुस रहा था कि 4:53 में पता चला कि ये जहाज़ हाईजैक हो गया है। 4:56 में जो कैप्टन के पायलट थे देवी शरण, उन्होंने ATC को बताया कि ये
विमान जो है वो हाईजैक हो गया है और जो हाईजैकर्स हैं उनके पास एक रिवॉल्वर है और साथ में ग्रेनेड हैं और कुछ और हथियार भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब इस मामले की जांच हो रही थी तब पता चला था कि हालांकि उनके पास एक लाइव पिस्टल ज़रूर था जो उन्होंने कालिम्पोंग से ख़रीदा था, लेकिन जिस ग्रेनेड का वो दिखा रहे थे और उस डरा रहे थे लोगों को, वो ग्रेनेड जो थी वो फेक थी। बहरहाल ये जो जहाज़ था ये हाईजैक हो गया। इनिशियल प्लान था इन आतंकियों का कि इस जहाज़ को पाकिस्तान ले जाएंगे। वहाँ पर जब वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस रहे थे तब इंडियन हाई कमीशन ने रिक्वेस्ट किया पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कि विमान को लैंड करने की परमिशन जो है वो दे दी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने परमिशन नहीं दी। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते रहे हैं वो हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक हाईजैक विमान पाकिस्तान में उतरता तो उसके ऊपर अपनी सियासत होती, तो शायद ये एक वजह रही थी कि पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो 6:25 शाम को 6:25 पर ये जो विमान है, ये प्लेन जो है वो अमृतसर में लैंड किया, क्योंकि कैप्टन का कहना था कि उनके पास जो है वो ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो है इसे रीफ्यूलिंग करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जो पूरी कोशिश है वो नाकाम रही। जो देरी होती रही जिसके कारण ये जो हाईजैकर्स हैं वो गुस्से में आ गए। उन्होंने एक शख्स जिसका नाम सतनाम सिंह था उस पर वार किया और रूपिन कटियाल जिसकी एक जो यात्री था उसका गला रेंद कर उसकी हत्या कर दी। ये जो ये कार्रवाई जो है ये अमृतसर में ही हुई थी, ऐसा जांच में सामने आया। फिर शाम को 7:47 पर यह जहाज़ बिना ईंधन लिए यहाँ से उड़ गया और फिर दोबारा से लाहौर के ऊपर पहुँचा और बोला कि लाहौर में लैंड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी एयर स्पेस ने अपनी जो एयर स्ट्रिप की लाइट्स थी वो बंद कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय विमान वहाँ पर लैंड करे। लेकिन इसके बावजूद जो है विमान वहाँ पर लैंड किया 8:01 में, रात को 8:01 पर, और वहाँ पर उसे ईंधन जो है वो दिया गया। रीफ्यूलिंग जो है पाकिस्तानी लाहौर में हुई थी। उसके बाद जो विमान ने फिर टेक ऑफ किया 10:32 पर, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, और वहाँ से निकला काबुल जाने के लिए। लेकिन काबुल जो अफगानिस्तान में था वहाँ पे नाइट लैंडिंग फैसिलिटी थी नहीं, इसलिए जो विमान है वो दुबई की ओर चला गया और रात को 1:32 पर, यानी दूसरे दिन 25 की सुबह हो गई, 1:32 पर वो वहाँ पर लैंड किया। वहाँ पर लैंड करने के बाद जो है वो नेगोशिएशंस जो हैं भारत सरकार और आतंकियों के बीच में हुई, जिसके चलते जो है 27 यात्री जो हैं वो वहाँ पर छोड़े गए, जिसमें से एक रूपिन कटियाल जिसकी हत्या कर दी गई थी उसकी बॉडी भी थी। रूपिन कटियाल जो है वो गुड़गांव में रहता था, उसकी बॉडी जो है वो वहाँ पर लाई गई। उस वक़्त मैं भी वहाँ पर मौजूद थी जब उसकी बॉडी लेकर लाई गई थी, और जब उसका अंतिम संस्कार हुआ था तब मैं भी वहाँ पर थी और मैंने वो इंसिडेंट जो है द पायनियर के लिए जो है वो कवर किया था, और क्या हुआ था उन यात्रियों के साथ वो सब मसले भी जो हैं वो कवर किए थे। बहरहाल अगर हम वापस इस हाईजैकिंग पे आते हैं तो ये प्लेन जो है दोबारा से 6:20 पे, यानी 25 सुबह को दोबारा वहाँ से निकला और 8:33 पर कांधार पर लैंड हो गया। वहाँ से एक नया चैप्टर जो है आतंक की किताब में जो है वो लिखा गया। भारतीय इतिहास में वो सभी बातें जो हैं वो दर्ज हैं। उसका खेल जो है, सियासी खेल, आज तक जो है जो सियासी गलियारों में खेला जाता है, केंद्र सरकार भी खेलती है और राज्य सरकार की कई पार्टी, स्पेशली जम्मू कश्मीर की पार्टीज भी खेलती हैं। दरअसल जब वो वहाँ पर जब विमान लैंड हुआ वहाँ पर तालिबान कंट्रोल था। भारत के रिश्ते जो थे वो तालिबान के साथ सही नहीं थे और इंडिया जो है उसे एक फोर्स होना पड़ा कि उसे नेगोशिएशंस जो हैं वो तालिबान सरकार के साथ करनी पड़ी। जो लोग तब थे, जो सत्ता में थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि तालिबान ने काफ़ी मिसचिफ भी की थी। इनफैक्ट यहाँ तक ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो हाईजैकर्स थे उन्हें कुछ हथियार भी मुहैया करवाए गए थे तालिबान द्वारा। बहरहाल तालिबान के जो इंटरलोक्यूटर थे वकील अहमद मुत्तवकील, वो भारत की नेगोशिएटिंग टीम से बात करते थे और साथ में वापस जाकर जो है हाईजैकर्स से बात करते थे और तालिबान सरकार से बात करते थे। इनिशियली बताया जाता है कि जब डिमांड्स की गई हाईजैकर्स द्वारा
उन्होंने 300 यूएस मिलियन डॉलर्स की मांग की और साथ में बोला कि 36 प्रिजनर्स जो भारत की अलग अलग जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे 4 किरदार जो हैं इस कहानी में जुड़ते हैं और इन चारों किरदारों का कहीं ना कहीं रिश्ता है कश्मीर से और कश्मीर में हो रही सियासत से। सबसे पहला नाम है मौलाना मसूद अज़हर, दूसरा नाम है सज्जाद अफ़गानी। जो ये दो शख्स हैं जो जिनका जिक्र अभी भी वहाँ पर जो है वो होता है। दरअसल हम इन दोनों के बारे में पहले जो है बात कर लेते हैं। दरअसल ये जो सज्जाद अफ़गानी था, इसने सोवियत वॉर भी जो है वो लड़ी थी, इसलिए इसके नाम के आगे अफ़गानी जो है वो लिखा जाता था। ये 1991 में श्रीनगर आया था और 1994 में गिरफ्तार हो गया था मौलाना मसूद अज़हर के साथ। बताया जाता है कि ये दोनों लोग जो हैं मौलाना मसूद अज़हर और सज्जाद अफ़गानी खानाबल अनंतनाग में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रहे थे जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने इन्हें हाथ दिया और इन्हें रुकने के लिए कहा। ये लोग डर गए और भागने लगे। तब आर्मी ने इन्हें इंटरसेप्ट किया और इन दोनों को पकड़ा। तब पता चला भारतीय तंत्र को कि ये लोग कौन हैं और ये कितने बड़े आतंकी हैं। इन दोनों को कोट बलबल जेल में डाला गया। जो ये अफ़गानी था इसके ऊपर मामले थे, लेकिन जो मौलाना मसूद अज़हर है उसकी भी एक जो दिलचस्प कहानी है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। दरअसल जो मौलाना मसूद अज़हर है वो एक फेक पासपोर्ट के ज़रिए जो है पोर्चुगीज़ पासपोर्ट के ज़रिए बांग्लादेश से दिल्ली पहुंचा था और दिल्ली से फिर यहाँ पर वो जामा मस्जिद भी गया और दियोबंदी मस्जिद भी गया और फिर यहाँ से श्रीनगर पहुंचा था। श्रीनगर में वो इसलिए पहुंचा था क्योंकि वो मर्जर करवाना चाहता था दो आतंकी गुटों के बीच में, हरकतुल जिहादी इस्लामी और हरकतुल मुजाहिदीन। तो बेसिकली वो एक प्रीचर था। जब ये दोनों को गिरफ्तार किया गया और कोट बलबल जेल ले जाया गया तो जो अफ़गानी था उसके ऊपर तो केसेस थे, लेकिन इसके ऊपर पहले जो फेक पासपोर्ट का और इंडिया में गलत डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए दाखिल होने का जो है वो केस लगाया गया। केस क्योंकि कमज़ोर था इसलिए उसके बाद उसके ऊपर PSA यानी प्रिवेंटिव सेफ्टी एक्ट के तहत उसे बंद किया गया। जो अफसर लोग थे जो इन लोगों से मिलते रहते थे, जब हमने भी उनसे पूछा कि ये लोग क्या बोलते थे, तब उनका कहना था कि ये कुछ इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स थे वो लगातार इन लोगों को इंटेरोगेट करते रहते थे, उनसे पूछते रहते थे कि कहाँ पे पाकिस्तान में कैंप्स हैं ताकि भारत सरकार जो है वो कार्रवाई की जा सके। वो एक दौर था जब यहाँ पे जो आतंक था वो एकदम उसका ग्राफ जो था हाईएस्ट था, 1990s का दौर था। तो ये लोग वो बताते रहते थे। इंटरेस्टिंगली मौलाना मसूद अज़हर एक अपने इंटेरोगेटर को बार बार ये बोलता था कि आप मुझे ज़्यादा दिन जो है वो बंद कर कर नहीं रख पाओगे। तो ये हमेशा पूछा जाता था कि बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है। बहरहाल 1999 में कोट बलबल में एक राइट हुआ। उस राइट में जो सज्जाद अफ़गानी है उसकी मौत हो गई, लेकिन मौलाना मसूद अज़हर जो है वो बच गया। तब ये जब अब हम वापस आते हैं IC 814 पे, जब ये लोग डिमांड्स कर रहे थे तो इन हाईजैकर्स ने बोला था हमें सज्जाद अफ़गानी की बॉडी चाहिए। तो उनको बताया गया कि जो सज्जाद अफ़गानी की बॉडी है वो तो कोट बलबल जेल में बरीड है, मतलब उसको दफनाया गया है। तो उन्होंने कहा कि हमें उसका कफन चाहिए। तो भी जो है वो नेगोशिएशन जो है वो तालिबान करता रहा। मौलाना मसूद अज़हर का जो नाम है वो सामने आया और साथ में जो दूसरे दो नाम आए, वो जो चॉइस थी आतंकियों को रिहा कराने की, दरअसल वो बड़ी दिलचस्प थी और उसी का रिश्ता है कश्मीर से, कश्मीर की कहानी से। दरअसल आतंकियों ने पहले 36 नाम बोले थे, लेकिन फिर उन्हें एक एक करके नीचे लाते गए तो 3 नाम पे वो फाइनलाइज हुए। पहला नाम था अहमद ओमर शेख सैयद शेख, जो 1994 में अरेस्ट हुआ था, मौलाना मसूद अज़हर जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, और साथ में मुश्ताक ज़रगर जो है उसको लटरम के नाम से जम्मू कश्मीर की फाइल्स में उसका नाम जो है वो दर्ज है। वो भी 1992 में उसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे और वो अरेस्ट किया गया था। इनफैक्ट जो पुराने पुलिस वाले हैं वो ये भी बताते हैं कि नोहाटा का वो रहने वाला था, कि वो डाउनटाउन एरिया कश्मीर में
कई लोगों को पोल से बांध देता था और उन्हें गोली मार देता था। उसका खौफ जो था वो 1990 के दशक में जो था वो पूरा था। यही नहीं, जब रुबैया सईद की किडनैपिंग हुई थी तब भी उसका जो जिक्र है वो सामने आया था। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकी संगठन बनाया था, अल उमर मुजाहिदीन, 1991 में। पहले वो JKLF के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर 1991 में उसने अपनी आतंकी जो एक संगठन है वो बनाया था। उसकी जो गिरफ्तारी है वो 15 मई 1992 में हुई थी, तो वो भी जेल में था। ये दोनों लोग जो थे वो कोटबलबल जेल में थे, और जो तीसरा शख्स था अहमद ओमर सईद शेख, वो तिहाड़ जेल में बंद था। तो एज अ कब रिपोर्टर जब कोर्ट में कार्रवाई होती थी, क्योंकि आप जब इन लोगों की मांग आई तो सरकार उनको बस लेके नहीं जा सकती थी, उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे थे उन्हें भी बंद करना था। तो ये सब एस्पेक्ट्स जो हैं वो मैंने पटियाला हाउस कोर्ट में भी कवर किए थे, और कोटबलबल जेल में, क्योंकि मैं कोर्ट कवर करती थी, वहाँ का भी एस्पेक्ट जो है वो मैंने कवर किया था। तो इन तीनों लोगों को लेकर आया गया, और फिर इन तीनों लोगों को यहाँ के जो मिनिस्टर हैं जसवंत सिंह जी, वो वहाँ पर ले गए। जो लोग डेलीगेशन में गए थे, जो पहले बातचीत करने गए थे, तो उनका ये कहना था कि जो एक इंडियन डेलीगेशन था वो एक सेफ हाउस में था, और जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था वो भी दूर एक सेफ हाउस में था। बातचीत जो थी वो तालिबान के ज़रिए हाईजैकर्स तक होती थी, ISI का जिक्र जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि जब ये लोग छूट गए, 31 दिसंबर 1999 की रात थी लगभग, बताया जाता है। जिन अफसरों से मैंने बात की उनका कहना था कि लगभग 6:15 पर कांधार से जो प्लेन था वो निकला। इन लोगों को जब इन लोगों की रिहाई हो गई, जो हाईजैकर्स ने जिन पैसेंजर्स को जो हाईजैक किया था, जिनको किडनैप किया था, उनको वापस लेके जब प्लेन इधर के लिए उड़ा और 8 बजे यहाँ पर उतरा, उसमें जो है रूपिन कटियाल की बीवी रचना कटियाल, उनकी वो भी शामिल थी। दरअसल वो लोग अपने हनीमून से वापस आ रहे थे, तो मैं वहाँ पर गुड़गांव में अगेन वहाँ पे मौजूद थी जब रचना कटियाल जो है वो वहाँ पर पहुँची। वो इंसिस्ट करने लगी थी कि जब तक उसके पति उसे बाहर लेने नहीं आएंगे तब तक वो गाड़ी से नहीं उतरेगी। तो ये एक ह्यूमन एस्पेक्ट जो था वो भी मैंने स्टोरी का बहुत कवर किया था। लेकिन इस नीता के रडार में फ़िलहाल हम आतंक के रडार की चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि जब ये लोग छूट गए और फिर ये लोग गायब हो गए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सरहद पर जाकर तालिबान ने इन्हें छोड़ दिया, तो मौलाना मसूद अज़हर और साथ में बाकी के 2 अहमद ओमर सईद और मुश्ताक ज़रगर ये गायब हो गए। जो लोग तब पाकिस्तान में इंडियन इंटेलिजेंस के जो लोग नज़र रख रहे थे, उनका ये कहना है कि मौलाना मसूद अज़हर तकरीबन 1-1.5 महीने बाद, यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में दोबारा से रीसर्फेस हुआ। वहाँ पे एक बिनौरी मस्जिद है, वहाँ पर वो ये फिर से रीसर्फेस हुआ, और उसने वहाँ पर बोला, उसने जो तहरीर दी उसने बोला कि लश्कर मोहम्मदी नाम की एक वो आतंकी संगठन बनाएगा, जिसमें जितने भी आतंकी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं वो उसकी अम्ब्रेला के अंडर काम करेंगे। बहरहाल उसका ये जो मंसूबा है पूरा नहीं हुआ। यही वजह है कि फिर उसने जैश-ए मोहम्मद बनाई। जैश-ए मोहम्मद बनाने के बाद जो एक आतंक का ग्राफ है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे भारत का जो है, वो एक अलग, उसमें एक बदलाव जो है वो देखने को मिला। पहले हमने देखा जम्मू कश्मीर की असेंबली पर अटैक हुआ, फिर पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, ऐसे कई अटैक्स जो हैं वो जैश-ए मोहम्मद ने करवाए। उसके पास एक सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि उसके पास उसे बना बनाया जो है वो संगठन मिल गया था जम्मू कश्मीर में। दरअसल लगभग 150 के आसपास हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकी उस वक़्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे, और जब मौलाना मसूद अज़हर ने अपना नया संगठन बनाया जैश-ए मोहम्मद, तो ये सारे के सारे लोग लगभग 150 के आसपास जो हैं उन्होंने जैश-ए मोहम्मद ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में कहें या फिर जो आतंक था उसकी एक नई कहानी जो है वो लिखी गई। बाद में ये जो केस है वो चलता रहा, कुछ लोगों को सज़ा भी हुई, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी समझते हैं कि ये जो चॉइस ऑफ लोगों को छुड़ाने की थी ये आतंकियों द्वारा, कि 2 जो थे वो पाकिस्तानी थे और 1 कश्मीरी था, इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे सिंपल यही वजह थी कि
जो पाकिस्तान था वो ये दिखाना चाहता था कश्मीर को कि हम तुम्हारे कॉज के लिए अभी भी लड़ाई लड़ते रहते हैं, और अपना होल्ड जो है वो कश्मीर पर बनाए रखना चाहता था। क्योंकि बाकी के जो दोनों थे, मौलाना मसूद अजहर और उमर शेख, एक जो था वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर था और दूसरा जो था वो पाकिस्तानी था, लेकिन जरगर जो था वो कश्मीरी था। उसको ले जाके जो एक मैसेजिंग है वो दी गई कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो अलाइव रहेगा, और वो अलाइव रहा। पिछले 10-20 सालों में आतंक जो है उस इलाके ने खूब देखा है। यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूँगी कि 2010 में जब भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी, रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, तब मैं मुश्ताक जरगर के घर जो नोहाटा में है वहाँ पर गई भी थी और उसके परिवार वालों से भी मिली थी। उन्होंने बताया कि कभी कभी उसका पाकिस्तान से उनको फ़ोन भी आता है। मैंने उसकी माँ से भी बात की, भाई से भी बात की, वो दोनों चाहते थे कि जो जरगर है वापस आ जाए, लेकिन उनको पता था कि उसके ऊपर इतने संगीन केसेस हैं कि भारत सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। तो ये एक दिलचस्प वाकया ये भी था कि मैं उसके घर वहाँ पर पहुँची थी। अब यहाँ पर ये भी हम चर्चा कर लेते हैं कि तालिबान ने जो पूरी की पूरी हेल्प की भारत सरकार की, जो बताया जाता है क्योंकि इसलिए की क्योंकि पहले तालिबान की रिकग्निशन नहीं थी इंटरनेशनल फोरा में और वर्ल्ड में उसको मान्यता नहीं मिली हुई थी। तो वो चाहता था कि जितना भी फीजिबल हो सके, एक तरफ वो आतंकियों की बात भी सुनता रहे और एक तरफ उसकी जो एक वायबिलिटी है या फिर उसकी जो एक पहचान है इंटरनेशनल फोरा में बन जाए कि वो आतंकियों के साथ नहीं है। यही वजह थी कि उसने आतंकियों की डिमांड जो हैं वो काफ़ी लोअर की थी। तो ये सब कहानियाँ जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कश्मीर का जो एक रिश्ता है आतंक के साथ वो अभी भी बरकरार है। अभी भी हम देखते हैं वहाँ पे कितने इनकाउंटर्स होते हैं, कितनी माएँ हैं जो अपने बेटों को खोती हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर सियासत जो है वो खूब चल रही है। अभी जो पहले फेज़ का चरण का जो चुनाव है वो 18 सितंबर को होगा। दिल्ली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो इंडिपेंडेंस के ज़रिए वो सरकार की सत्ता तक जो है वो पहुंच पाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो पुरानी गलतियां हैं 1987 की, 1996 की, वो गलतियां दिल्ली नहीं करेगी और इस बार जम्मू कश्मीर के आवाम को एक साफ़ सुथरी सरकार देगी, जिसका भरोसा जो है चुनाव आयोग ने भी दिलाया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे वहाँ पर और लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो सत्ता पर काबिज होगी। हमें यहाँ पर यह भी पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है दोस्तों कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को बारीकी से देख रही है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और जो लोग जिन नुमाइंदों को चुनना चाहते हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो ही नुमाइंदे जो हैं वो सत्ता में काबिज हों। तो शुक्रिया दोस्तों, आज नीता के रडार पर इतना ही। नमस्कार।